हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो टर्म सीखे थे, वन इज ड्राफ्टिंग एंड वन इज कन्वेंसिंग। ये फास्ट रिकैप करते हैं। तो व्हाट इज ड्राफ्टिंग? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स इन लैंग्वेज फॉर्मेट, दैट इज व्हाट ड्राफ्टिंग। यस, बिल्कुल सही बात है। एंड व्हाट इज कन्वेंसिंग? तो एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वेदर इन मूवेबल एसेट और इमूवेबल एसेट, व्हाटएवर काइंड ऑफ एसेट इज देयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ट्रांसफर करना जरूरी है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, डॉक्यूमेंट। अच्छा, अभी व्हाट इज डॉक्यूमेंट? हम बहुत बार बोलते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो, है ना, तो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, कॉलेज में जमा कराने हैं। तो व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट एक्चुअली? अच्छा, कोई भी रिटर्न चीज होगी, ठीक बात है, सही बात है। और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और व्हाट एल्स? अच्छा, लीगली वैलिड भी होना चाहिए, ओके। हाँ, हाँ, फुल डिस्क्रिप्शन, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ होंगे उसके अंदर, ओके। ठीक है। अच्छा, ये न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट होते हैं क्या? नहीं है? श्योर हो? कंडीशन होती होगी ऐसा? एनी फैक्ट, तो इट मीन्स न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। यस, न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आप बात करें इंस्ट्रूमेंट की, जहाँ आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं, है ना, या जो जनरली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ दो लोगों के बीच की आपस की बातें हैं, तो वो सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट होती हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट? इट इज कैन बी एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, व्हाटएवर द सब्सटेंस इज देयर। देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ों को रिकॉर्ड करने के तरीके चेंज होते जा रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम, अगर आप बहुत पुराने पुराने अगर देखेंगे सब्सटेंसेस, तो वो कैसे मिलेंगे आपको? स्टोन्स। पहले लोग किस पे लिखा करते थे? स्टोन्स पे लिखा करते थे, या मेटल्स पे लिखा करते थे, है ना, कॉपर पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, है ना, इन पे लिखा जाता था। फिर ग्रेजुअली टाइम जो है डेवलपमेंट लिया, टाइम फ्रेम चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे पेपर्स का इन्वेंशन हुआ, पेपर्स पे लिखना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पेपर्स वैनिश होते जा रहे हैं, अभी सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिकली। तो मतलब आने वाला टाइम हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी चीज़ें अलग तरीके की होंगी, है ना, मतलब यहाँ पे हमने क्लिक किया, पता नहीं कुछ तो होगा एआई के ज़माने में, तो मतलब एवरीथिंग विल बी चेंज। तो इट मीन्स जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट अगर रख रहे हैं, अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी देयर। तो एनी सब्सटेंस, whether it be parchment, बोले तो पेपर, या फिर स्टोन जो पुराने ज़माने में चला करता था, या फिर मेटल, जैसे मेटल पे आज भी चलता है, कॉइन्स चलते हैं या कुछ भी अदरवाइज, है ना, या इलेक्ट्रॉनिकली, ऑन विच एनी मैटर इज डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ, मतलब व्हाटएवर एनी कंटेंट इज डिस्क्राइब्ड हाउ। अब देखो, डिस्क्रिप्शन का तरीका भी अलग अलग होता है, टाइम के साथ साथ लैंग्वेज चेंज होती जाती है। पुराने ज़माने में चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए लोग जैसे ना पिक्चर्स यूज़ किया करते थे, है ना, मैसेज कन्वे करने के लिए कुछ आर्ट फॉर्म्स यूज़ किया करते थे। फिर लैंग्वेज के फॉर्म्स चेंज होते रहे, जैसे पहले पुराने ज़माने में कौन सी लैंग्वेज चला करती थी? हाँ, या फिर संस्कृत, या फिर और उससे पुराने ज़माने में भी और भी अदर टाइप की लैंग्वेजेस चला करती थी, है ना। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली और लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ, हिंदी आई, इंग्लिश आई, और भी अदरवाइज लैंग्वेजेस। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, figures, marks, for the purpose of recording that matter। तो उस रेस्पेक्टिव कंटेंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपका वे ऑफ कन्वेंसिंग कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब से फॉर एग्जांपल, आज एक कोई ब्लाइंड है, तो क्या वो हमारे जैसे लैंग्वेज में पढ़ सकता है? डेफिनेटली नॉट। तो उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज होती है, और वो अलग टाइप की एक डॉटेड जो होती है बुक्स होती हैं, तो उनको टच करके वो लोग रियलाइज करते हैं। तो क्या वो डॉक्यूमेंट है या नहीं? यस, डेफिनेटली दैट इज डॉक्यूमेंट। हम पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बट हाँ, उनको समझ में आएगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू आप क्या करने जा रहे हैं, कोई भी मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी लेटर कन्वे करने जा रहे हैं, और वो प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ भी हो सकता है, वेदर इट बी लेटर, फिगर्स, मार्क्स एटसेट्रा, पिक्चर्स पिक्चर्स, कुछ भी हो सकता है। चलो, एक एग्जांपल है, आप लोग बताना ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। जैसे सपोज करो, ये ना कोई मैप है, कोई भी स्टेट का या कहीं का भी मैप है, और उस मैप में ना ऐसे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं,
ड्राइंग पे मत जाना, ऐसे बस भावनाओं को समझना। अभी ये कोई मैप बना हुआ है जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स किसके बारे में हाईलाइट हो सकते हैं? हो सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, तो अच्छा खजाना हो सकता है, या कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं उसके बारे में, मतलब किसी के घर में हो सकता है ना कि ऐसा कोई मैप पड़ा हुआ है। अब ये मैप कोई ना कोई मैसेज तो कन्वे करता है ना। हो सकता है माइट भी ये बता रहे हैं कि उनके जो पेरेंटल प्रॉपर्टी थी वो कहाँ छुपी हुई है, उसके बारे में कोई ट्रेजर हंट करा रखा है उन्होंने, तो बोले जाओ ढूंढो, बताओ कहाँ है हमारी प्रॉपर्टी, है ना, अपने आप इतनी अकल है तो ढूंढ के निकालो। तो मैप दे रखा है, वो उसके जो पजल्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं बैठ करके। या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो ये तो बोलेंगे ना इस सिटी में जाके इतने बजे जाके बॉम्ब ब्लास्ट करना है। सारी की सारी जो भी मैसेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ कोड लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना, कोड वर्ड्स यूज करते हैं, और उसके थ्रू वो लोग अपना मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट है या नहीं है? डू यू थिंक दे आर डॉक्यूमेंट? यस ऑफ कोर्स दे आर डॉक्यूमेंट। क्यों है डॉक्यूमेंट? क्योंकि ये कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई मैटर जो है डिस्क्राइब किया गया है। अब डिस्क्रिप्शन का मोड जरूरी नहीं कि प्रॉपर लैंग्वेज में किया जाए, वो इंडिकेटिव सिंबल्स में भी किया जा सकता है। हम रोड पे चलते हैं, हम कितने सारे सिंबल्स देखते हैं, देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, और ऐसे कुछ बना हुआ होता है ना, और हाँ स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए, गो स्लो, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो हम उसको देख करके सारे समझ जाते हैं ना साइंस। जो लोग अगर व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो अगर वो साइन नहीं जानते हैं तो व्हीकल ड्राइव कर पाओगे क्या ढंग से, है ना? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कहाँ स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो उसके लिए भी वो सिंबल बना के रखते हैं, है ना, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, बस समथिंग सॉर्ट ऑफ। तो इट मीन्स ये सारे सिंबल्स जो आपको बना रहे हैं, क्या वेदर दे आर डिलीवरिंग सर्टेन मैसेज, दे आर कन्वेइंग सर्टेन थिंग्स, यस दे आर कन्वेइंग, इसका मतलब दे आर डॉक्यूमेंट्स, राइट है। यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन की बात नहीं है, सिंपली हम एक बात कर रहे हैं कि अगर जिसके भी थ्रू हम अपना कोई भी मैसेज कन्वे कर पाए तो उसको क्या बोलते हैं? हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हर एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में एविडेंटरी वैल्यू नहीं रखता है ना। तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में एविडेंटरी वैल्यू रखते हैं, सिर्फ हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैसेज कन्वे की बात चल रही है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मैसेज कन्वे करते हैं। आज मान लो कि कहीं घूमने गए हो, हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ट्री है, अब ट्री के ऊपर कहीं कहीं कुछ कुछ कटिंग करके कुछ कुछ बना देंगे, और फिर ऐसे कुछ कर देंगे और नाम लिख देंगे कुछ कुछ ऐसा, तो मैसेज कन्वे किया है ना कि आई लव समवन, इस तरह से कुछ भी। तो क्या ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है? इज दिस अ डॉक्यूमेंट और नॉट? मैसेज तो कन्वे करता है, बट इसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर। बात नहीं समझ में आ रही है? व्हाट आई सेड, मैसेज तो कन्वे करता है, पर हम यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनकी कोर्ट में एविडेंटरी वैल्यू होती है, जिसको कोर्ट एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करेगा। तो ऑब्वियसली इस तरह की हरकतें आप करके आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ लोग बहुत क्या करते हैं, बहुत सारे बार पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनमें कुछ कुछ लिख के आ जाएंगे, है ना, तो भाई हमने अपना जो है लव अफेक्शन शो किया है किसी के लिए। ये सब हरकतें करके आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये कोई कोर्ट में एविडेंस भी नहीं ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, कभी जैसे बीचेस पे गए हो आप लोग, गए होंगे। अच्छा, बीचेस पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम क्या होता है ना? एक तो कुछ कुछ है ना सैंड से बनाना, है ना, होता है। अच्छा, तो हम अगर कुछ भी बनाते हैं वहाँ पे, कुछ भी हमने आर्टिस्टिक काम कर लिया है या कुछ लिख दिया है, और फिर वो क्या होता है, कुछ हम मतलब हम फोटो क्लिक करें ना उससे पहले तो वो ये लो आ गया वाटर फ्लो और खत्म। तो इट मीन्स क्या वो एविडेंटरी वैल्यू रखता है? डेफिनेटली नॉट। कैन इट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट? डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसको हम कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। तो हियर वी विल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली। तो अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, अब मेरी बात सारी समझ में आ गई आप लोग को? कोई एक सब्सटेंस होगा जिसपे कोई मैटर रिकॉर्ड किया होगा, रिकॉर्डिंग का मैनर कुछ भी हो सकता है, वेदर इट कैन बी एनी लेटर, सिंबल्स, पिक्चर्स, या कोई कोई भी लैंग्वेज वैंग्वेज या इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी वे में हो सकता है, बट उसकी क्या होनी चाहिए? एविडेंटरी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है पेन ड्राइव, सब लोग जानते ही होंगे पेन ड्राइव, है ना। अच्छा, पेन ड्राइव में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, डाटा सेव कर सकते हैं, राइट। तो वेदर दिस पेन ड्राइव इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट और नॉट, will it be having any evidentiary value in the court or not?
सबका आंसर यूनानिमसली सेम ही है, लाइव वाले बच्चे भी यही बोल रहे हैं, क्लास में सब बच्चे भी यही बोल रहे हैं, तो सबका आंसर एब्सोल्युटली गलत है। पेन ड्राइव इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है पेन ड्राइव, कोर्ट इसको एविडेंस नहीं मानता है, पता है आपको। पेन ड्राइव्स आर नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट एज एन एविडेंस, क्योंकि इट कैन बी ऑल्टर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है, उसको आप कैसे पकड़ोगे। लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क, अनबर्न्ड हार्ड डिस्क, हाँ अनबर्न्ड, वो एविडेंस माना जाता है, दैट इज डॉक्यूमेंट। अच्छा रीजन सुनो क्या है। अच्छा मैं पेन ड्राइव में कितनी बार भी ऑल्ट्रेशन कर लूँ, क्या उसको रिट्रीव किया जा सकता है? नहीं। पेन ड्राइव को कैसे रिट्रीव करोगे? पेन ड्राइव में तो आपने कुछ चेंज करे तो खत्म है वो कहानी, है ना। आप उसको कुछ नहीं रिट्रीव कर सकते कि किसने चेंज किया, कब चेंज किया, वहां पे कोई आपका एविडेंसेस चैनल नहीं होता, कोई ऑडिट ट्रेल नहीं है उसमें। लेकिन हार्ड डिस्क में अगर कुछ भी चेंज किया तो वो मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से लेकर आज तक की पूरी कहानी सुना देगा वो आपको, आपने कब डिलीट मारा था, कब क्या किया था, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव फ्रॉम हार्ड डिस्क। सिस्टम होता है सीपीयू। आपको पता है अगर किसी पर्सन के यहाँ इनकम टैक्स की रेट बढ़ रही है या जीएसटी की रेट बढ़ रही है, जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है पेन ड्राइव में सारा डाटा लेके जाएगा? नो, वो पूरा का पूरा सीपीयू जो होता है ना, उसी को सील लगा के ले जाते हैं, पेन ड्राइव में नहीं लेके जाते इन्फॉर्मेशन। क्यों? कल को उसने सीपीयू डिस्पोज ऑफ कर दिया तो फिर तो वो क्या करेगा ऑफिसर, वो क्या बोलेगा, वो बोले आप फिर तो आप गए काम से एकदम, क्योंकि वो पेन ड्राइव की इन्फॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है। वो स्ट्रेट अवे क्या करता है, सीपीयू उठा के ले जाता है। अब सीपीयू ले गया, इसका मतलब अब वो एविडेंस है, उसको रिट्रीव किया जा सकता है। अगर आपने कोई डाटा डिलीट भी मार रखा है उसमें से तो भी स्टिल उसके रिट्रीव किया जाता है। इवन जैसे आपका फोन है, फोन की मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, उसमें से आपने कोई डाटा डिलीट किया हुआ है तो भी वो रिट्रीव हो सकता है ना वापस से, क्योंकि वो क्या है, हार्ड डिस्क में सेव्ड होता है। तो एग्जैक्टली अनबर्न्ड हार्ड डिस्क कौन सी वाली? अनबर्न्ड का मतलब समझते हैं, जो फॉर्मेट नहीं हुई है। अनबर्न्ड हार्ड डिस्क का मतलब जो फॉर्मेट नहीं की गई है अभी तक। अगर पूरी तरह फॉर्मेट कर दी गई है तो शायद मुश्किल हो सकता है ना, तो फिर मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर अनबर्न्ड है हार्ड डिस्क तो उसको रिट्रीव किया जा सकता है। इट हैज एविडेंटरी वैल्यू बट पेन ड्राइव्स आर नॉट हैविंग एनी एविडेंटरी वैल्यू। बात समझ में आ गई तुमको? हाँ जी। लीगली वैलिड होंगे तो कोर्ट क्यों मना करेगा? अगर लीगली वैलिड है तो ऑब्वियसली उसकी एविडेंटरी वैल्यू है, और एविडेंटरी वैल्यू है तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा उसको। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो सिचुएशन आप कॉन्ट्राडिक्शन वाले बोल रहे हो ये इम्पॉसिबल है। अगर उसकी एविडेंटरी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है तो डेफिनेटली उसकी एविडेंटरी वैल्यू होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब लीगल तो है लेकिन कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन लीगल नहीं है। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, दोनों साथ साथ ही चलेंगी। हाँ जी, लेट्स हैव अ लुक। लाइक वर्ड्स, प्रिंटेड, फोटोग्राफ, मैप और प्लान, ये सब क्या माने जाते हैं? डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। देखो पुराने जमाने में आप है ना पुराने पुराने टेम्पल्स देखोगे, उन्हें पूरी एंटायर स्टोरी जो है फ्रेमिंग वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी? स्टोन्स पे। और स्टोन्स के थ्रू आप पूरा हिस्ट्री पता लगा सकते हो कि क्या हुआ था, है ना। बहुत सारे लोग इन स्टोन्स में जो बनी हुई पिक्चर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, है ना, और उनका यही प्रोफेशन होता है कि वो स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमें मैसेज कन्वे कर रही है कुछ ना कुछ उस टाइम की, उनके लाइफस्टाइल की, मतलब कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। मैप्स या इस तरह के, या जैसे मान लो प्रॉपर्टी का पेपर है उसमें कोई मैप्स बना रखा है तो डेफिनेटली इट इज अ डॉक्यूमेंट। या कोई अदरवाइज पेपर वेपर हमें मिला है जिसमें कोई नक्शे वक्शे बना रखे हैं, जिसमें पॉइंट्स बना के ये तो ये सब क्या है? मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो दीज आर डॉक्यूमेंट्स एंड दीज आर हैविंग एविडेंटरी वैल्यू ऑल्सो। हाँ जी। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो भी कोर्ट के लिए अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स उनको क्या बोलते हैं हम? डॉक्यूमेंट्री। कोर्ट में दो टाइप के एविडेंस लगते हैं पता है, एक तो ओरल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। एक तो ओरल स्टेटमेंट आते हैं, गवाहियां होती है ना कोर्ट में, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं, तो बोलते हैं ना लोग। तो गवाही होती है, तो ओरल एविडेंस जाते हैं, और दूसरा विटनेसेस वगैरह जाते हैं, और दूसरा क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट एक्सेप्ट करता है कोर्ट में एज एन एविडेंस, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाँ जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वेदर अनबर्न फ्रेश हार्ड डिस्क विल बी अ डॉक्यूमेंट। तो यस, अनबर्न हार्ड डिस्क डॉक्यूमेंट मानी जाती है, लेकिन पेन ड्राइव डॉक्यूमेंट नहीं होती है।
Unburned fresh hard disk will be a document and it will be treated as an evidence under section 3 of Indian Evidence Act 1872. तो अभी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन क्यों याद करना है हमें, बस इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट माना जाता है. However, a pen drive could not be recovered so and decision has been given for admissibility of its evidence. तो इसलिए आज तक कोई डिसीजन ऐसा नहीं आया है जिसमें नो डिसीजन हैज बीन गिवन जिसमें हम ये बोल सके कि पेन ड्राइव को एविडेंस मान रहा है कोर्ट. तो दिस इज तो कतई इम्पॉसिबल है. अगर हाँ पेन ड्राइव कोई नई टेक्नोलॉजी की बन जाए फ्यूचर में जिसमें वही सेम एक्सेसिबिलिटी और ऐसा ऑडिट ट्रेल हो जाए तो अलग बात है. बाकी अभी फिलहाल तक तो पेन ड्राइव्स आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट्स. फाइन है. डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ऑल सेट. तो डॉक्यूमेंट फटाफट से बताओ जल्दी से. डॉक्यूमेंट इज अ सब्सटेंस whether it be stone, metal, paper, electronically, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मैटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, किसी भी वे में, है ना. और साथ ही में अगर कोर्ट उसको क्या एक्सेप्ट करता है एज एन एविडेंस तो इट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. फाइन. चलिए अभी नेक्स्ट टर्म है इंस्ट्रूमेंट. नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट. अच्छा अभी जैसे हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे तो डॉक्यूमेंट में हम ये कोई बात नहीं कर रहे थे कि ऑब्लिगेशन है, राइट है, कुछ नहीं है. वहां पे सिंपल हम बोल रहे थे कि कोई भी मैटर रिकॉर्डेड है, बस मैटर रिकॉर्ड हो गया, वो क्या बन गया, डॉक्यूमेंट. न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट बन गया. लेकिन अगर वो ही डॉक्यूमेंट कोई राइट या ऑब्लिगेशन की बात कर दे तो वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, इंस्ट्रूमेंट. मतलब डॉक्यूमेंट इज अ वाइडर टर्म और इंस्ट्रूमेंट उसका एक पार्ट है. इंस्ट्रूमेंट जस्ट अ पार्ट. तो ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट. Am I right? तो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है इंस्ट्रूमेंट के लिए. तो पहली बात, एवरी डॉक्यूमेंट हम क्या कर रहे हैं, बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी, एनी राइट और क्या होने वाली है, इज और परपोर्ट्स टू बी. इज फॉर प्रेजेंट टेंस एंड परपोर्ट्स टू बी इज फॉर फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में या तो क्रिएट होने वाली है या ट्रांसफर होने वाली है या मॉडिफाई होने वाली है या लिमिटेड होने वाली है या एक्सटेंडेड होने वाली है या रिकॉर्डेड होने वाली है. अच्छा अभी ये सारी बातें वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ क्या मतलब है इनका. उससे पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री. सुनेंगे आप लोग, एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा ना. टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री, व्हाट डज इट मीन्स. अच्छा विल होती है, टेस्टामेंट्री होती है और नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन. विल भी तो सक्सेशन के लिए है. तो वो टेस्टामेंट्री है. और नॉन टेस्टामेंट्री, अच्छा मरने के बाद भी कुछ होता है क्या, मैं मरने के बाद आ रही हूँ और फिर तो लिविंग पर्सन के बीच में अगर एग्जीबिशन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी होता है क्या कभी. तो फिर आपने बोला दो लिविंग पर्सन के बीच में है तो मतलब आप बोल रहे हो नॉन टेस्टामेंट्री दो लिविंग के बीच में है. What is the literal meaning of testamentary and non-testamentary? और जो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते वो नॉन टेस्टामेंट्री, ऐसा. और कुछ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट तो पर्सन मर जाते हैं प्रॉपर्टी, नॉन टेस्टामेंट्री स्टिल अलाइव. अच्छा इसका मतलब एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन कब होगा. मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर टेस्टामेंट्री है तो उसका एग्जीक्यूशन तब होगा जब मैं मर जाऊंगी तब, मतलब वसीयत विल, है ना. और नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब है जब मैं जिंदा हूँ तभी मेरे साथ जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो क्या है, नॉन टेस्टामेंट्री, लाइक दैट. अच्छा मैं थोड़ा और इजी बता देती हूँ आप लोगों को, बहुत टेक्निकल याद किया हुआ है आप लोगों ने, तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ. टेस्टामेंट्री का मतलब होता है रिवोकेबल. टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है, रिवोकेबल. और नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब होता है ऑब्वियसली इररिवोकेबल. अच्छा व्हाट इज दिस रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल. मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया और मैंने बोला कि
कि मैं इसको कभी भी चेंज कर सकती हूँ, मेरी मर्जी, तो मतलब मैं रिवोक कर सकती हूँ उसको। जैसे फिर वसीयत, वसीयत में चेंज कर सकती हूँ क्या? हाँ ऑफ कोर्स, जब तक मैं जिंदा हूँ पता नहीं कितनी बार भी चेंज कर सकती हूँ मैं। अच्छा हो सकता है ना, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आज की डेट पे अपनी वसीयत बना दी, तो ये एज नहीं है मेरी वसीयत बनाने की, पर फिर भी अज्यूम कर लेते हैं मैंने वसीयत बना लिया, क्योंकि आजकल पता नहीं है किसी का भी कौन कब ऊपर पहुंच जाए, है ना। तो मैंने सोचा चलो वसीयत बना लेते हैं। अभी फिलहाल मेरे बेटे ना बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं तो बहुत प्यारे भी हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली सारा मतलब ठीक है शैतानियां करते हैं, कहना तो अभी भी नहीं मानते, खैर वो तो अलग बात है, बट हाँ, पर फिर भी मतलब वैसा नहीं है कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग वो सबको तो कुछ नहीं है ऑब्वियसली, मतलब एट द एंड उनको घूम फिर करके मम्मा के पास आना ही है, मतलब अनकंडीशनल लव वाली कंडीशन है। क्योंकि अभी एक छोटा बेटा तो 2.5 साल का ही है, तो ऑब्वियसली वो तो यही करेगा प्लानिंग प्लॉटिंग, है ना। और बड़ा वाला भी बहुत बड़ा नहीं है। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में एक वसीयत बना दी। क्या वसीयत बना दी? मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर है तो बाई चांस, तो वो सब किसको मिल जाए? मेरे दोनों बेटों को मिल जाए, राइट। अब मेरी लाइफ लाइन बहुत बड़ी है, ऊपर बुलावा आया नहीं, अब मैं हो गई हूँ 60+ की, और मेरे बेटे भी बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, और अब उनका असली रंग सामने आ रहे हैं। तो अनकंडीशनल लव है ना, वो कंडीशनल लव में चेंज हो गया है। मतलब अब गलत संगति में जाना आना, पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा अब मेरी बात नहीं सुनते हो, है ना, मुझे धमकाते हो, तो वसीयत से बाहर अब कोई कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो क्या मैं अपनी वसीयत चेंज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल, बस जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अब मेरी सारी प्रॉपर्टी किसको? मैं ट्रस्ट को डोनेट कर रही हूँ। अच्छा फिर हो सकता है कि टाइम उनको कुछ सिखा दे और फिर वापस से वो अच्छे हो जाएं, तो अच्छे हो जाएं तो क्या मैं फिर से अपनी वसीयत चेंज कर सकती हूँ? हाँ भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ ना अपनी वसीयत को जितनी बार चाहूँ उतनी बार चेंज कर सकती हूँ। दैट इज व्हाट रिवोकेबल, दैट इज व्हाट टेस्टामेंट्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेयर एज अभी इररिवोकेबल क्या है, नॉन टेस्टामेंट्री से मतलब क्या है? अगर आज मैंने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी सपोज, क्या मैं इसको रिवोक कर सकती हूँ? अब मैं बिल्कुल रिवोक नहीं कर सकती। इफ आई हैव एग्जीक्यूटेड दैट सेल डीड, वो फाइनल हो चुकी है, वो एब्सोल्यूट हो चुकी है, अब मैं कितना ही रो लूँ कुछ ही कर लूँ, वो सेल डीड कैंसिल नहीं होगी। मुझे फिर से वो प्रॉपर्टी खरीदनी तो नया अग्रीमेंट ही करना पड़ेगा, वो ट्रांजेक्शन इनवैलिड नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? अच्छा सपोज करो, लेट्स सपोज कि चिन्मय सर ने ना मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया, गिफ्ट तो फ्लैट गिफ्ट किया, अज्यूम कर, है ना। अच्छा अब क्या बोल रही है अनुश्री? अच्छा अभी फ्लैट गिफ्ट किया सपोज करो, अच्छा और मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब गिफ्ट एक्सेप्टेड ना, अच्छा उन्होंने जब गिफ्ट दिया होगा तो ऑब्वियसली हमारा रिलेशन अच्छा ही रहा होगा तभी दिया होगा। अच्छा सडनली हमारे बीच में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई तो अब वो बोले मेरा फ्लैट लौटाओ मुझे वापस से। क्या मैं लौटाऊंगी? अभी फाइनल हो गया है वो, दैट इज व्हाट इररिवोकेबल, दैट इज व्हाट इररिवोकेबल। दैट मीन्स अब कुछ ही कर लो, वो इररिवोक हो चुका है, दैट मीन्स उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसको और सिंपल हम समझते हैं कि जितने भी टेस्टामेंट्री जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फ्यूचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कौन से वाले होते हैं? फ्यूचर के। और वेयर जो नॉन टेस्टामेंट्री होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो टेंसेस यूज किए थे ना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट वाले हैं ये कौन से वाले हैं? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जो फ्यूचर वाले हैं वो कौन सा है? टेस्टामेंट्री, जिसका इकलौता एग्जाम्पल होता है विल, वसीयत, क्योंकि उसका अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। हम एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात करते हैं कि कब एग्जीक्यूट होगा, मतलब कब इफेक्टिव होगा, कब उसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा। तो जो आप लिविंग नॉन लिविंग की बात करते हो तो वो हम ठीक है जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं, बट वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन की बात होती है कि कब एग्जीक्यूट होगा, जब पर्सन ऊपर पहुंच जाएगा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। नहीं नहीं, पर वो कंडीशनल होते हैं, दे आर कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, है ना। एम आई क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? तो कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? नंबर 1 दैट इज व्हाट रिवोकेबल, एंड नंबर 2 दैट इज व्हाट इररिवोकेबल। रिवोकेबल कौन से वाले हुए? टेस्टामेंट्री या नॉन टेस्टामेंट्री? टेस्टामेंट्री। और इररिवोकेबल कौन से हुए?
नॉन टेस्टामेंट्री। अच्छा, अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है? अब देखो कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं अगेन। नंबर 1, क्रिएटेड, राइट या लाइबिलिटी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, मॉडिफाइड। अच्छा, पहले इन तीन टर्म को समझ। क्रिएट करना और ट्रांसफर करने में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो, क्रिएट तो एक शॉर्ट टर्म के लिए राइट देना होता है और ट्रांसफर करने का परमानेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल डीड बना दी, गिफ्ट डीड बना दी, तो राइट्स इन द प्रॉपर्टी परमानेंटली ट्रांसफर हो गए। अच्छा, मैंने मॉर्टगेज डीड बनाई, मॉर्टगेज, तो हम क्या करें, वहां पे राइट क्रिएट करते हैं, है ना। हम राइट ट्रांसफर नहीं करते हैं। हमने क्या किया, से 5 साल का लोन था तो 5 साल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसको राइट दे दिया, तो दैट इज व्हाट, क्रिएटेड। वर्ड समझ में आ गया? तो क्रिएटेड का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, मॉर्टगेज हो गया, या फिर लीज हो गया, है ना। लीज में भी तो ये होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए हम लेसी को प्रॉपर्टी यूज करने का परमिशन दे रहे हैं और उसके राइट्स क्रिएट कर रहे हैं 5 साल के लिए, है ना। मतलब उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ गया कितने साल के लिए, 5 years के लिए। दैट इज व्हाट क्रिएटेड। वेयर एज अगर मैं ट्रांसफर की बात कर रही हूँ तो मैंने सेल कर दिया, मैंने गिफ्ट कर दिया, इसका मतलब मैंने परमानेंटली वो राइट दे दिया है, अब उसमें मेरा कोई राइट रिजर्व नहीं है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। अच्छा, मॉडिफाइड, that means change, alteration। अच्छा, what kind of modification you are talking about? हम ऑलरेडी कुछ कंडीशंस बना चुके हैं, उनमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड का नाम तो सुना ही होगा, सबने सुना है ना। अच्छा, कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मिलकर के पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। अच्छा, क्या उसमें कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है। क्या कैपिटल एनहांस हो सकती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाट। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, उन्हीं में होगा। ऑलरेडी ऑलरेडी कोई बना हुआ कोई अग्रीमेंट होगा आपका, उसी में आपके मॉडिफिकेशन, राइट। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन में दो बातें हो सकती है, या तो लिमिटेड या फिर एक्सटेंडेड। या तो राइट्स कम किए जाते हैं या फिर राइट्स बढ़ाए जाते हैं। समझ रहे हो? या तो राइट्स कम किए जाएंगे या फिर राइट्स बढ़ाए जाएंगे। जैसे मान लो हमने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया हुआ था, हमने उसके राइट्स बढ़ाकर उसको डायरेक्टर बना दिया, एक्सटेंडेड। अच्छा, हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय नालायकी की जैसे काम कर रहा था तो उसको हमने क्या कर दिया, डिमोट कर दिया, राइट्स कम कर दिए, तो वो क्या हो सकता है, लिमिटेड। तो मॉडिफिकेशन में दोनों ही बातें हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकता है और एक्सटेंडेड भी हो सकता है। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इज अ जनरल वर्ड, जहाँ पे कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड की जा रही है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या बन जाएंगे फिर, इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। क्या ये डेफिनेशन? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा? इसका मतलब वही, कोई ना कोई सब्सटेंस होना चाहिए जिसपे कुछ कुछ मैटर कन्वे होना चाहिए। अब वो मैटर किस वे का होगा, वो किसी राइट या लाइबिलिटी के बारे में होगा। वो राइट या लाइबिलिटी प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, टेस्टामेंट्री भी हो सकता है, नॉन टेस्टामेंट्री भी हो सकता है। और राइट या लाइबिलिटी का क्या करोगे, या तो क्रिएट, ट्रांसफर, मॉडिफाई, लिमिटेड, एक्सटेंडेड और रिकॉर्डेड। ऑल सेट। फिर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नहीं, कौन सा वाला, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। विल इज व्हाट, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। क्या ये दोनों टर्म्स क्लियर है आप लोगों को? नॉर्मल रिकॉर्डिंग, नॉर्मल हमने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बस लिख दिए हैं, दैट्स इट। वो अब किसी भी वे में, रिकॉर्डिंग इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स क्रिएटेड, इट इंक्लूड्स ट्रांसफर्ड, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। हाँ जी। अब है एक नेक्स्ट टर्म पे बढ़ रहे हैं, डीड। ये डीड आप बचपन से सुनते आ रहे हो, पार्टनरशिप डीड, तुमने सुनी ना पार्टनरशिप डीड। होता है क्या डीड का मतलब, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या किए जाते हैं, कंडीशंस, है ना, आपस में राइट्स ऑब्लिगेशंस, ये सब कुछ लिखे जाते हैं ना। तो पार्टनरशिप डीड में हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स की सारी कंडीशंस लिखते हैं कि कौन पार्टनर होगा, कितना कैपिटल होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किसको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, किसकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज, एवरीथिंग। तो ये डीड क्या है भाई, अभी अभी हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंट में हाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट। अब ये डीड क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे ना, इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के, टेस्टा और नॉन टेस्टा। ये नॉन टेस्टा,
जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है उसी को टेक्निकली क्या बोला जाता है, डीड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें सब कुछ प्रेजेंट, सब कुछ प्रेजेंट में होगा, मतलब प्रेजेंट में क्रिएटेड, प्रेजेंट में ट्रांसफर्ड, साइन, एग्जीक्यूटेड, मतलब फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है, सब कुछ अभी किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डीड। हाँ, डीड तो इरेवोकेबल होती है, नहीं नहीं, मॉडिफाइड होती है वो। देखो समझो इस बात को, नहीं नहीं, इरिवोकेबल नहीं होती, मतलब जो उसमें चीज लिख गई है वो एब्सोल्युटली वैलिड है ना, मतलब आप ये नहीं डिनाइल नहीं कर सकते कि इसमें लिखा हुआ है वो वैलिड नहीं है, आप रिवोक करो, ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टनर्स की कंसेंट से आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, अगर पार्टनर्स कंसेंट नहीं कर रहे हैं तो चेंज हो पाएगा क्या, समझ रहे हो इस बात को, दिस इज व्हाट द मीनिंग। तो डीड्स इरिवोकेबल ही होती है जो अभी फिलहाल अब तक लिखा हुआ है उसमें, क्या उसको कोर्ट में जाकर के एग्जीक्यूट करा सकते हो, यस डेफिनेटली करा सकते हो। अगर आज लिखा हुआ है कि एक पार्टनर ए है जिसको 1/3 शेयर इन प्रॉफिट है, और अगर पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको 1/3 प्रॉफिट में शेयर ना दे, तो क्या वो कोर्ट में जाके सू कर सकता है, यस डेफिनेटली कर सकता है, वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये डीड क्या है, प्रेजेंट में, और इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ गई बात, हाँ जी। डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम यहाँ पे इमॉर्टेलिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं कि जो चीजें हमेशा हमेशा सेम रहेंगी, ऐसा तो कभी कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बात हो रही है कि जो बन गया है क्या वो वैलिड है या नहीं है, जैसे वसीयत है, वसीयत वैलिड है क्या आज के डेट पे, आज के डेट पे मेरे बच्चे आकर के बोल सकते हैं आपने विल कैसे चेंज कर दी, कोर्ट में जा सकते हैं क्या, समझ में आई मेरी बात, क्योंकि वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, वो तभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। वेयर डीड में अगर मैंने कुछ गड़बड़, जैसे मैंने सेल डीड बनाई, सपोज करो मैंने सेल डीड बना करके परचेस कंसिडरेशन ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया ही नहीं, और अब मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि ले जाओ अपना पैसा वापस, मैं तो नहीं दे रही प्रॉपर्टी वापस तुम्हें, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा करती हूँ ना तो वो कोर्ट में जा सकता है और मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, दिस इज व्हाट नॉन टेस्टा, गॉट इट। Deed is an instrument by which two or more persons agree to affect any right or liability. Obviously instrument में हम right liability की बात कर ही चुके हैं, तो right liability तो होंगी होंगी इसके अंदर, and it is a non testamentary instrument। कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है ये। Deed is a present grant rather than a mere promise to be performed in future। तो फ्यूचर प्रॉमिस नहीं है ये आज की डेट पे किया गया काम है। These are in writing, signed, sealed and delivered। ये सारे फैक्टर्स इसमें होने जरूरी हैं। तो विल में और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, विल भी राइटिंग में होती है, साइंड होती है, सील्ड होती है, लेकिन डिलीवर्ड नहीं होती है। डिलीवर्ड कब होगी, पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद, और वेयर एज डीड्स प्रेजेंट में ही डिलीवर हो जाती है ना। हाँ जी, मैम तो कोई भी फ्यूचर कंडीशन नहीं होगी पार्टनर्स, डीड बन रही है, फ्यूचर कंडीशन भी यहाँ पे इनफाइनाइट फ्यूचर नहीं होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है कि इस टाइम के बाद मैं आपको ये डिलीवरी दे दूंगी, या मैं ये कंडीशन कंप्लीट होते आपको ये काम करके दे दूंगी। तो यहाँ पे वो कंडीशन एक कंडीशनल कंडीशन है, बाकी ये इनफाइनाइट फ्यूचर नहीं है, ये एक लिमिटेड फ्यूचर है, ये जो आएगा वेरी सून आएगा, समझ रहे हो इस बात को। जैसे जैसे होता है ना कि मान लो मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी प्रॉपर्टी पे, और जैसे बिल्डर्स करते हैं जनरली कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको फ्लैट भेज दूंगा, राइट। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल डीड तो नहीं बनी है, लेकिन हमारे बीच में आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गई है, तो टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे मैंने उसको कंसिडरेशन पे कर दिया है, और अब फ्यूचर के अंदर वो मुझे पोजेशन देगा, तो सेल डीड तो एक्चुअली में फ्यूचर में ही बनेगी, लेकिन स्टिल क्या हम कोर्ट में जाकर के इसको एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, यस ऑफ कोर्स करवा पाएंगे। अच्छा, बहुत बार लीज डीड में भी ऐसा होता है कि जैसे मान लो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है और अभी कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, हमने लीज डीड एंटर कर लिए है, और हमने बोला कि रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट होते ही 15 दिन बाद आप हमें पोजेशन दे देंगे, तो एक डेफिनेट फ्यूचर है ये, 15 दिन बाद पोजेशन मिल ही जाएगा। अब अगर 15 दिन बाद वो मुझे पोजेशन देने से मना कर दे, तो मेरे पास क्या राइट है, मैं कोर्ट में जाकर के उसको एग्जीक्यूट करा सकती हूँ। तो दिस इज व्हाट नॉन टेस्टामेंट्री। ओके, कनिका समझ में आ गई बात, हाँ जी। All deeds are instrument, but all instruments are not deed. Why so?
इंस्ट्रूमेंट तो दोनों टाइप के हो सकते हैं ना, टेस्टा और नॉन टेस्टा दोनों हो सकते हैं, लेकिन डीड्स, यस परफेक्ट बात है, डीड्स तो हमेशा हमेशा कौन से होंगी, नॉन टेस्टा ही होंगी, बिल्कुल सही। सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, बॉन्ड एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल हमारे, डीड्स के एग्जांपल। कोई शक? चलो एक बार वापस से रिकैप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा एक एग्जांपल पहले, बाद में रिकैप करते। सपोज करो कि एक चेक है और उस चेक में मैंने पार्टी का नाम, पेई का नाम लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, डेट वेट डाल दी, और उस चेक को साइन वाइन कर दिए, और उस चेक को मैंने किसी पार्टी को पेमेंट करने के लिए दे दिया ए को। बताओ क्या ये चेक डॉक्यूमेंट है या नहीं, पहले तो ये बताओ। डॉक्यूमेंट है, ओके। अब आप बताओ इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? इंस्ट्रूमेंट भी है क्या इंस्ट्रूमेंट? पक्का है इंस्ट्रूमेंट? और डीड है या नहीं है? डीड है या नहीं है? डीड भी है ये। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं, देखो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, वो ठीक बात है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, टेस्टामेंट्री है, नॉन टेस्टा है? नॉन टेस्टा है। मैंने साइन करके दे दिया भैया, अब मेरी ऑब्लिगेशन टू पेमेंट हो गई है, अब मेरे बैंक में पैसा होना चाहिए। अगर मेरे बैंक में पैसा नहीं है, चेक डिसऑनर हो गया, तो मेरे अगेंस्ट में केस फाइल करके और मुझसे पैसा रिकवर कर सकता है। ऑल्दो हम इसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट है क्या ये, डीड ही है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। चलो, तो चेक भी एक तरह हाँ ऑब्वियसली, जब हम टेस्टा और नॉन टेस्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इट इज नॉन टेस्टा, और नॉन टेस्टा है तो मतलब ये क्या है, राइट। चलो जी, वेदर विल इज अ डीड, नो, क्यों नहीं है? डिलीवर्ड नहीं होती है ना, डिलीवर्ड नहीं होती, और डिलीवर्ड नहीं है तो इसका डीड की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो डीड इज अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एंड सील्ड डॉक्यूमेंट विल बी डीड ओनली इफ इट इज अ डिलीवर्ड, हाउएवर विल इज नॉट डिलीवर्ड, ओके। चलो अब हम पूरा रिकैप करते हैं। सबसे वाइडर टर्म क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से क्या निकला, इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट से क्या निकला, डीड। अच्छा, डॉक्यूमेंट के लिए क्या होना जरूरी है, कोई भी सब्सटेंस चलेगा जिसमें कोई भी मैसेज कन्वे हो रहा है, सिंपल, और कोड उसको एविडेंटरी वैल्यू समझता है, ठीक है। फिर उस रेस्पेक्टिव मैसेज कन्वे से अगर कोई राइट या ऑब्लिगेशन अटैच हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब ये राइट्स और लायबिलिटी प्रेजेंट फ्यूचर दोनों टाइप की हो सकती है। अगर ये प्रेजेंट हो गई तो फिर क्या बन गया, ये डीड बन गया। क्या बन गया, ये डीड, है ना। ऑल सेट, सबको समझ में आ गया अच्छे से सारे टर्म्स? तो सारे न्यू न्यू टर्म्स है हमारे लिए। तो अगर ये टर्मोलॉजीज हमने, क्योंकि इट इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ एंटायर ड्राफ्टिंग, तो हमने ये बेसिक चैप्टर समझा ना अच्छे से, तो हमारे लिए आगे ड्राफ्टिंग करना बहुत कन्वीनियंट होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे, और फिर आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम सिर्फ ड्राफ्ट ही करेंगे। ड्राफ्ट, इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट नहीं होता, वैसा ही है ये, इसमें हम बहुत सारे ड्राफ्ट करेंगे, राइटिंग स्किल्स हमारी इंप्रूव करेंगे, तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना। ड्राफ्ट, हाँ जी बेटा। डाउट था। हम अगर कोई डॉक्यूमेंट लीक वैलिड बन जाए, इंस्ट्रूमेंट तब बनेगा जब उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है। राइट ऑब्लिगेशन के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है। जैसे कनिका आपकी मार्कशीट है, सीएस एग्जीक्यूटिव आपने पास किया, तो इज इट अ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट? डॉक्यूमेंट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि मार्कशीट किसके ऊपर राइट ऑब्लिगेशन थोड़ा क्रिएट कर रही है कि ये मेरी मार्कशीट है, अब मैं तुम्हें सू कर रही हूँ, अरे इससे आप किसी को सू थोड़ा कर सकते हो, कोई राइट ऑब्लिगेशन थोड़ा हो रहा है। तो दैट मीन्स इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। और अगर वहीं पे जैसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कनिका, है ना, अच्छा, फीस रिसिट वगैरह आपने ले ली होगी, और तो इसका मतलब एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट भी है कि हम आपको कोर्स कंप्लीट करा देंगे। अगर मान लो मैं कोर्स नहीं कराऊँ कनिका, तो अब कोर्ट में जा सकते राइट, तो इट्स वन इंस्ट्रूमेंट, है ना, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। आ गया समझ में कनिका? हाँ, चलिए। ऑल डीज आर डॉक्यूमेंट बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डीड, डिस्टिंग्विश के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का बनता है इस चैप्टर में से, एक ना एक डिस्टिंग्विश डेफिनेटली बन ही जाता है। तो देखो, डॉक्यूमेंट और डीड की डेफिनेशन तो आप डाल ही दोगे। अच्छा, अब स्कोप के बारे में बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट इज अ वाइडर टर्म, and every
डॉक्यूमेंट इज नॉट डीड, है ना। और whereas डीड के लिए हम क्या बोलेंगे, इट्स अ narrower term and every deed is a document। बहुत ही फर्जी सा डिस्टिंग्विश होता है, मीनिंग डाल देना अच्छे से, और एक दो पॉइंट ऐसे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, 4 पॉइंट से बनाने पड़ेंगे ना। तो एक तो डेफिनेशन का हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट एग्जाम्पल। बचपन में पढ़े होंगे ना, ऐसे करते थे हम डिस्टिंग्विश, वही कर वही करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा, डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हो, सर्टिफिकेट डाल सकते हो, ऑर्डिनेंस डाल सकते हो, है ना, ये सब कुछ डाल सकते हो। हाँ, ऑर्डिनेंस या कोई कोई सर्टिफिकेट, न्यूज़पेपर, है ना। और डीड्स में क्या आएगा, सेल डीड। हाँ, अरे सब सब जो भी डीड, सब डीड्स है, हाँ। सेल डीड, ट्रस्ट डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्टगेज डीड एंड सो ऑन, बहुत सारी डीड्स। तो जहाँ पे भी राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात हो गई, वो सब डीड्स में आ गया। बहुत सारी डीड्स ड्राफ्ट भी करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक ऑल सेट, फाइन। अब है नेक्स्ट, डीड एंड इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस। अब डीड एंड इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस करोगे बताओ, वो डेफिनेशन तो डाल ही देना। अच्छा, विच इज वाइडर टर्म, डीड और इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज अ वाइडर टर्म। हाँ, इंस्ट्रूमेंट इज अ वाइडर टर्म, है ना। ये वाइडर है और ये नैरोअर है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट डीड हो जरूरी नहीं है ना। इंस्ट्रूमेंट के लिए डीड होना जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी, लेकिन डीड के लिए इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। डीड के लिए इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। अच्छा, एग्जाम्पल में इंस्ट्रूमेंट में तो दोनों आ जाएंगे, टेस्ट और नॉन टेस्ट, जिसमें आप विल भी डाल देना, और मतलब विल, इसमें ये नहीं आएगा, नॉट विल, विल के अलावा बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे अदर देन विल, अदर देन विल। एग्जाम्पल में डाल देना वही, सेल डीड, गिफ्ट डीड एक्सेट्रा। कोई शक, चलिए। अब है डीड के टाइप्स, कौन कौन से काइंड्स की डीड्स होती है। अच्छा, डीड्स भी बड़ी मज़ेदार होती हैं, और जब प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है तो और भी मज़ेदार बन जाती है। तो इसीलिए अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ही अवेयर होने की ज़रूरत है। तो हम प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन कैसे करने चाहिए वो सब भी सीख जाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर, बहुत ही मज़ेदार बातें होंगी। तो सबसे पहले हम बात करें लॉफुल डीड। कौन सी डीड, लॉफुल, नाम से क्या समझ में आ रहा है, वैलिड ही होगी ऑब्वियसली, वैलिड होगी। अच्छा, सपोज करो यहाँ पे ये मिस्टर शाहरुख खान, सब लोग जानते हैं अच्छे से। अच्छा, बहुत पैसा है इनके पास। अब मान लेते हैं इन्होंने किसी ब्रोकर को बोला कि भाई मुझे ना कोई प्रॉपर्टी दिखा, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, अपनी डॉटर के लिए, अपने बेटे के लिए, या किसी के लिए। तो अभी इस ब्रोकर ने यहाँ पे इनको एक प्रॉपर्टी दिखाई, लोकेशन बहुत अच्छी लगी इनको, सिचुएशन वगैरह सब कुछ ठीक था, तो इन्होंने डील डन कर दिया। और डील डन करने के बाद प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद ली, और खरीद करके यहाँ पे अपना अच्छा सा बंगलो बना लिया। यहाँ पे जो मिस्टर शाहरुख खान के नाम पे ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, क्या ये उनको गुड टाइटल देती है, यस ऑफ कोर्स। प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई डिस्प्यूट नहीं है, प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली करेक्ट पर्सन से ही खरीदी गई थी, और अब फाइनली इनके नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब यहाँ पे कोई भी उनके टाइटल को आकर के डिस्प्यूट नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं हम लॉफुल डीड। अ गुड डीड इज वन विच कन्वेज गुड टाइटल। तो जिससे गुड टाइटल कन्वे होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, लॉफुल डीड बोलते हैं। एम आई क्लियर, लॉफुल डीड समझ में आ गई सबको, व्हाट इज लॉफुल डीड, which conveys good title, which conveys, okay। अब दूसरी सुनना,
चलिए, तो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट था, बट ये बहुत ही रियल केस है। इट हैपेंस इन नंबर ऑफ टाइम। लोग किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ भी समझ करके खरीद लेते हैं। एन नंबर ऑफ टाइम ऐसे इंसिडेंट्स देखने में आते हैं। प्रॉपर्टी होती ही नहीं है किसी की भी, कोई भी आकर के बेच जाता है और वो उसको प्रॉपर्टी समझ के खरीद लेता है, पेमेंट कर देता है, रजिस्ट्री भी हो जाती है। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको गुड टाइटल नहीं देती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिटेंडेड डीड्स बोलते हैं, विच इज प्राइमा फेसी वैलिड। जो आपको लगता है वैलिड है बट एक्चुअली में वो वैलिड नहीं होती है। अच्छा, अब मैं आपको इसका रियल इंसिडेंट सुनाती हूँ। जैसे ये जो इंसिडेंट इसमें दिखाया गया था, ये काफ़ी जगह होता है। एक लैंड माफिया चलता है जो पता नहीं किसी की प्रॉपर्टी को कहीं भी कैसे भी बेच देते हैं। प्रॉपर्टी होती किसी मिस्टर एक्स की है जो इंडिया में रहते ही नहीं, इंडिया के बाहर रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी पे ट्रेस पासिंग की है, वहाँ पे पोजेशन ले लेते हैं और ट्रेस पासिंग करके उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच देते हैं। और लोग खुशी खुशी खरीद लेते हैं उस प्रॉपर्टी को क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रही होती है। एंड देन फाइनली जब असली ओनर सामने आता है तो पता चलता है कि प्रॉपर्टी तो जिस जो बेच के गया उसकी थी ही नहीं। सेम वंस अपॉन अ टाइम की बात है, ये बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस है। जैसे हमारे यहाँ जेडीए होता है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे बैंगलोर का केस है बीडीए का। वहां पे एक डेवलपर एंड बिल्डर था, उसने एक लैंड पे एक कोई फ्लैट्स व्लैट्स का स्कीम निकाला और उसने कुछ कमिटमेंट्स किए कि मैं ये फिटिंग्स यूज करूंगा, इतने टाइम में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके दे दूंगा एंड सो ऑन, है ना। जनरली बिल्डर्स के कमिटमेंट में दो तीन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर वन, टाइमली काम कंप्लीट नहीं होता है, एंड दूसरा, जितना प्रॉमिस करते हैं कि इस कैरेक्टर की फिटिंग्स यूज़ करेगा वो यूज़ नहीं करता है। बोला ग्रोहा यूज़ करूंगा, लेकिन ग्रोहे की जगह कोई लोकल ब्रांड यूज़ कर लेता है। इस तरह के थोड़े इशू आते हैं। टाइल्स के लिए बोलते हैं पहले कजारिया यूज़ करूंगा या कुछ और फिर पता नहीं कौन सी लोकल यूज़ कर लेते हैं। बोलते हैं इटालियन मार्बल लगाऊंगा, लेकिन पता नहीं लोकल मार्बल लगा देता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बिल्डर्स में देखने में आते हैं। तो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन थी, उस प्राइम लोकेशन पे वो बिल्डिंग में फ्लैट्स बेच रहा था एंड उसने बहुत ही रीजनेबल प्राइस उस फ्लैट्स के बोले। और ऑलमोस्ट जो प्राइस वैसे तो रीजनेबली होना चाहिए था 5-5 करोड़ का, जिस हिसाब से वो फिटिंग्स और ये सब कुछ बता रहा था, लेकिन ही ऑफर्ड दिस फ्लैट जस्ट फॉर 2 करोड़। तो पीपल वर लाइक कि यार 2 करोड़ में फ्लैट ऑफर कर रहा है, अगर घटिया से घटिया फिटिंग भी लगा दे तो क्या ही जा रहा है, हम खुद से चेंज करा लेंगे सब कुछ। फिटिंग से भी कितना पैसा लगता है यार। अगर मान लो मैंने घर में वापस जाकर के 50 लाख का भी खर्चा कर दिया, तब भी मुझे फ्लैट सिर्फ 2.5 करोड़ का ही पड़ेगा, तो भी मुझे फायदा ही है। तो उस वजह से ये फ्लैट बहुत धमाके से बिक गया, बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया पूरा एंटायर बिल्डिंग। और जो डेवलपर एंड बिल्डर था उसने टाइमली कमिटमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके पोजेशन भी दे दिया, रजिस्ट्री हो गई सारे फ्लैट्स की। और इवन सबसे सरप्राइजिंगली जितना कमिटमेंट उसने किया था वैसा ही सारा फिटिंग्स वगैरह यूज किया। पीपल वर हैप्पी लाइक एनीथिंग, सब कुछ ठीक था। एक दिन अचानक से वहाँ पे बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स थे वो निकले, तो उनको पता नहीं कुछ डाउट हुआ तो वो लोग फ्लैट ओनर्स से बात करने गए। बोले ये फ्लैट कब खरीदा आपने, क्या खरीदा? तो उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी दिखाया कि भाई ये रहे हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स, बाकायदा रजिस्ट्री हुई है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, एवरीथिंग इज डन। तो चले गए वो लोग वहाँ से, फिर अपने रिकॉर्ड्स चेक किए उन्होंने कुछ। तो उन्होंने देखा ये लैंड पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट की लैंड है। ये लैंड तो गवर्नमेंट की लैंड थी। गवर्नमेंट की लैंड पे कोई भी थर्ड पार्टी आके कंस्ट्रक्शन करके चला गया और वो तो पैसे लेके फरार है, तो अंडरग्राउंड है। अब ये प्रॉपर्टीज के ओनर जो हैं उनके अगेंस्ट में बीडीए ने केस कर दिया कि भाई तुम प्रॉपर्टी खाली करो, यहाँ से कंस्ट्रक्शन तोड़ा जाएगा, क्योंकि
ये बैड टाइटल है, ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, जिस जो ओनर आपको बेच के गया है, जो बिल्डर आपको बेच के गया है उसकी है ही नहीं, तो जब उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं तो आपको गुड टाइटल मिल ही नहीं सकता है। तो जो आपने पैसे दिए वो सब डूब गए, वो जो फायदा सोच रहे थे लोग वो 2 करोड़ रुपए भी डूब गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रीटेंडेड डीड, प्रीटेंडेड। और ये रियल केस है, और ऐसा एक नहीं कई सारे केसेस होते हैं। लोग कॉर्नर का प्लॉट बना करके बेच देते हैं, और वो कॉर्नर का प्लॉट होता ही नहीं, रोड होती है, रोड को प्लॉट बना के बेच देते हैं। तो एन नंबर ऑफ सीन्स, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे आते हैं। कोई शॉप बेच दी किसी ने, शॉप किसी और की थी, या शॉप है ही नहीं, वहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शन वगैरह होना है गवर्नमेंट का, कोई फ्लाईओवर आना था, ऑलरेडी वहाँ पे स्टे चल रहा है, लोग बेच के चले गए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको गुड टाइटल नहीं मिलता है। तो वेन एवर यू आर नॉट गेटिंग द गुड टाइटल, उसका मतलब डीड कौन सी हो गई है? प्रीटेंडेड डीड हो गई है। कौन सी डीड हो गई है? प्रीटेंडेड डीड हो गई। एम आई क्लियर? चलो, कौन कौन सी दो टाइप हमने समझ ली। नंबर 1 इज लॉफुल डीड एंड नंबर 2 इज प्रिटेंडेड डीड। अभी बहुत सारे और टाइप्स भी हैं, अभी हमने आज 2 ही सीखे हैं, उसके अलावा हमने 3 टर्म्स और सीखे आज। नंबर 1 डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड्स। यहाँ तक कोई शक? ऑल सेट? और जितना ही करते हैं।